प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं विपिन पालीवाल आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश सूत्रा बाय डॉक्टर स्वाति शर्मा के इस क्लास में। और आज हम जिस विषय पर आपके सामने उपस्थित हैं, जिस विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हैं, वो विषय आपके जो एग्ज़ाम, जो टीचिंग से संबंधित, जो शिक्षा से संबंधित, जो आपके शिक्षण से संबंधित जो एग्ज़ाम हैं, उनके सिलेबस को लेकर, उनमें जो जीएस से, सामान्य अध्ययन से संबंधित जो हमारा सिलेबस है, उसको लेकर हमारी बात आज होगी। अब वो जो सिलेबस है हमारा शिक्षण, जो हमारी परीक्षाएं हैं, शिक्षण से संबंधित जो भी हमारी परीक्षाएं, उनसे संबंधित जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस को लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। और इन सब बातों को, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे कि सामान्य अध्ययन में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी हैं, किन किन चीज़ों पर हमारा सिलेबस आधारित है, हमारा जो पाठ्यक्रम है वो कैसा है, सामान्य अध्ययन में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्या चीज़ें बहुत कम महत्वपूर्ण हैं, या किन बातों पर हमें सामान्य अध्ययन में ज़्यादा फोकस करना है या किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो देखिए, पहले हम आज जिस बात पर सिलेबस के लिए हम जिस बात पर आज चर्चा कर रहे हैं, जिस बात पर हम आज आपके सामने हैं, वो पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। और सिलेबस हमारा जो है ये आपके सामने है जूनियर हाई स्कूल टीचर सिलेबस। ठीक, तो जूनियर एडिड वाला जो बच्चों का जो सिलेबस है, तो जूनियर हाई स्कूल का सिलेबस हमारा क्या होगा, क्या नहीं होगा, उस पर हमारी बात होगी। तो बेसिकली आप लोग सभी, मोस्टली आप लोग सब जानते हैं, जितने भी शिक्षण से संबंधित एग्ज़ाम हैं, परीक्षाएं हैं, उनमें ज़्यादातर बच्चे सब समझदार होते हैं, सबको पता होता है सिलेबस बेसिकली है क्या। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चों की एक समस्या होती है कि सर सिलेबस को लेकर थोड़ा सा आप चीज़ों को थोड़ा डिस्कस कर दीजिए, थोड़ा बता दीजिए, इसको एलैबोरेट कर दीजिए, थोड़ा सा इसको व्याख्या कर दीजिए इसकी कि सिलेबस में हम किस चीज़ को फोकस करें, या जीएस हमारी समस्या है, या जीएस हमारे समझ में नहीं आ रही है, या हम जीएस को कहाँ से पढ़ें या कहाँ से ना पढ़ें। तो इन सब बातों को लेकर ही आज हम आपके सामने हैं और हम अपनी बात शुरू करते हैं जूनियर हाई स्कूल टीचर सिलेबस 2021 से। तो देखिए, जूनियर हाई स्कूल जो यूपी के जो एडिड जूनियर हाई स्कूल्स हैं, उनसे उनका जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस जो दिया गया है वो बेसिकली है क्या। तो देखिए, उस सिलेबस के बारे में बात करें हम, तो देखिए सिलेबस की अगर बात कर रहे हैं तो सिलेबस में आपके सामने है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान मीन्स जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज बेसिकली आप लोग सब जानते हैं कि किसी भी तरह के सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी के लिए किसी विशेष जो है फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती, किसी विशेष अध्ययन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब यही बात हम सामान्य अध्ययन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, थोड़ी बदल जाती हैं। अब जो सामान्य ज्ञान है, इस सामान्य ज्ञान को बेसिकली थोड़ा सा किसी बच्चे ने पूछा था मैडम से या हमसे उस दिन कमेंट में कि जी जनरल नॉलेज पर फोकस करना है या जनरल स्टडीज़ पर फोकस करना है। तो देखिए, पहले तो हमें थोड़ा सा ये जानकारी होनी चाहिए कि जीके मीन्स जनरल नॉलेज, जर्नल अवेयरनेस एंड जर्नल स्टडीज़। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीके, जीए एंड जीएस। तो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ में डिफरेंसेस क्या हैं। तो बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज रहते हैं या बहुत से नहीं समझ पाते या जान नहीं पाते। तो देखिए, ये तीनों ही शब्द सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता और सामान्य अध्ययन, इन तीनों की ही बात करें तो ये तीनों अपने आप में अलग अलग लगते हैं और अलग अलग हैं भी। अब किस प्रकार से अलग अलग हैं, किस प्रकार से अलग लगते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समझ लीजिए। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज का मतलब है कि सामान्य जानकारी, आपको किसी भी विषय पर कोई सामान्य जानकारी हो। जस्ट लाइक जैसे भारत का राष्ट्रपति कौन है, लाल किला किसने बनवाया, ताजमहल किसने बनवाया, कुतुब मीनार किसने बनवाई, भारत कब आज़ाद हुआ, भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये जो सामान्य जानकारी है, या भारत की सीमाएं, इंडिया की बाउंड्री जो किस किस नेशंस के साथ, किस किस देश के साथ शेयर होती हैं, भारत की जो सीमाएं हैं वो किन किन देशों के साथ लगती हैं। तो इन सब बातों को जब हम जानते हैं, ये बहुत सामान्य जानकारी की बातें हैं और इसीलिए ये जो टॉपिक है सामान्य ज्ञान, इसी कहलाता है सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज। इसमें बहुत इजी, मतलब कुछ ऐसी बातें जो बहुत सामान्य जानकारी की हैं, बहुत सतही जानकारी इसमें आपको रखनी है। अब बात करते हैं जीए। जीए मतलब सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस बेसिकली है क्या, तो सामान्य जागरूकता। तो सामान्य जागरूकता का अर्थ ये है
कि आज की तारीख में एट प्रेजेंट जो वर्तमान में जो किसी भी तरह की कोई घटना कहीं पर घट रही है, किसी भी तरह की कहीं पर कोई घटनाक्रम हुआ है, कोई बात हुई है, किसी भी तरह का कोई जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कोई इंसिडेंट हुआ है, ठीक, तो ये सभी बातें हमारी किस में आ जाती हैं, सामान्य जागरूकता में। यानी कि हमारे आसपास के परिवेश में, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे राज्य में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरह की कोई घटना हुई हो या कोई नेशनल इंटरनेशनल किसी भी प्रकार का कोई जो है कोई कॉन्फ्रेंस हुआ हो, कोई जो है सम्मेलन हुआ हो, या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार का कोई अवार्ड, कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो या डिक्लेयर हुआ हो, तो इन सब बातों को ध्यान में रखना ही क्या कहलाता है, सामान्य जागरूकता। जब हम अपने परिवेश के आसपास की चीज़ों को जानते हैं, फोकस करते हैं, आसपास में हाल फिलहाल में वर्तमान में क्या घट रहा है, कौन सी घटनाएं हो रही हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा खबरों में है कि भाई अफ़गानिस्तान पर तालिबान की कमांड हो गई है, तालिबान ने अफ़गानिस्तान को कैप्चर कर लिया है। तो ये जो बात है ये पूरी जानकारी की बात है। तो जान कब रहे हैं कि लोग जागरूक हैं इसीलिए तो जान रहे हैं कि भैया अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है अफगानिस्तान ने, तालिबान ने। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, तो हम ये जान तो गए, लेकिन अब बेसिकली कंडीशन दूसरी चेंज हो जाती है यहाँ पर। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर ये भी जानना होगा कि तालिबान बेसिकली क्या है, तालिबान क्या है क्या नहीं है, इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लें तो बेटर होता है, तो बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इस तरह की जो बातें हैं जो हमारे राष्ट्रीय परिवेश में, हमारे राज्य के परिवेश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो होती हैं, तो उन सब बातों को, उन सब घटनाओं को, उन सब दिए गए पुरस्कारों को जो घोषित किए गए हैं हाल फिलहाल में, उन सबको हम सामान्य जागरूकता के अंतर्गत रख सकते हैं। तीसरी बात आती है जर्नल स्टडीज़। तो जर्नल स्टडीज़ में बेसिकली आप एक चीज़, इसको आप एक सेंटेंस में समझिए कि जो पास्ट में भूतकाल में जो भी हो चुका है उसको हम किस में रखते हैं, उसको हम जनरल स्टडीज़ में रखते हैं। यानी कि जनरल स्टडीज़ को हम पास्ट में जो हो चुका है उसका अध्ययन करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए जिस विषय को हम पढ़ते हैं वो है सामान्य अध्ययन। अब सामान्य अध्ययन अपने आप में कोई एक विषय नहीं है, आप इसको ये भी कह सकते हैं इट्स ए मिक्सचर ऑफ सो मैनी सब्जेक्ट्स, इट्स ए मिक्सचर ऑफ सो मैनी सब्जेक्ट, यानी कि बहुत सारे विषयों का मिश्रण ही सामान्य अध्ययन है। अब इस सामान्य अध्ययन में हमें हिस्ट्री भी पढ़ना होता है, हिस्ट्री पर भी फोकस करना है, हमें इसमें ज्योग्राफी पर भी फोकस करना है। दूसरी बात, हमें इसमें इकोनॉमिक्स पर भी फोकस करना है, हमें इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पर भी फोकस करना होता है, हमें इसमें करंट अफेयर्स पर भी फोकस करना होता है। हालांकि करंट अफेयर्स पर हम फोकस जनरल अवेयरनेस में करते हैं, लेकिन जनरल अवेयरनेस भी एक पार्ट है किसका, जनरल स्टडीज़ का, सामान्य अध्ययन का। तो यहाँ पर हमारा मानना ये कि आपको थोड़ी बहुत बारीक, थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी आपको इसके विषय में होनी चाहिए कि हमें जनरल नॉलेज पढ़ना है या जनरल अवेयरनेस पढ़ना है या जनरल स्टडीज़ पढ़ना है। तो देखिए, सामान्य जानकारी जिसे हम जीके कह रहे हैं, तो ये तो सभी बच्चों को, आप में से सबको जीके की नॉलेज तो है, जीके के बारे में आप सब जानते हैं। लेकिन जब बात जनरल अवेयरनेस की आ जाती है और जनरल स्टडीज़ की आ जाती है, तो यहाँ पर आकर बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जनरल स्टडीज़ में क्या पढ़ें और जनरल अवेयरनेस में हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और क्या हमें पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, जिस एग्ज़ाम के लिए आज हम सिलेबस पर डिस्कस कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है जनरल स्टडीज़ की, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सिलेबस है या उस एग्ज़ाम में जो पाठ्यक्रम दिया गया है जनरल स्टडीज़ का, वो बेसिकली क्या है। तो देखिए, जनरल स्टडीज़ में हमें हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है जिसे हम पॉलिटिकल साइंस कह देते हैं, ठीक, और करंट अफेयर्स भी पढ़नी है। और इसके साथ साथ अब हमें, अगर हम सिलेबस की ओर चलें, सिलेबस की बात करें, तो इस सिलेबस में हमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें देखनी है, या इस जूनियर हाई स्कूल का सिलेबस बेसिकली क्या है। तो देखिए, अभी हमने बात की थी जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में पहली बात आ रही है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। ठीक, तो समसामयिक घटनाएं मतलब एट प्रेजेंट किसी भी तरह का कोई इंसिडेंट हुआ और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी तरह का कोई घटना हुई हो, कोई इंसिडेंट हुआ हो,
क्यों, और इसी बात को हम कहाँ देख रहे हैं, जनरल स्टडीज़ में भी हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और जनरल अवेयरनेस अपने आप में करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमें ये जानना है कि भैया भारत के स्तर पर, हमारे नेशनल लेवल पर या डोमेस्टिक लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर किसी तरह की कोई घटना हुई है या नहीं हुई है, और अगर हुई है तो हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो कितनी महत्वपूर्ण है, हमारे एग्ज़ाम के लिए वो कितनी जो है फ्रूटफुल रहेगी, हमें उसको जानना है या नहीं जानना, और किस घटना के विषय में हमें कितना जानना है या कितना नहीं जानना। ये सारी बातें हमें किस में करनी है, इंटरनेशनल और नेशनल इंटरनेशनल करंट इश्यूज से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो इसमें हम धीरे धीरे वन बाय वन हम इसमें चीज़ों को लगातार बताते चलेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वन बाय वन एक एक चीज़ को हम बताएंगे। अगली बात आती है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, तो देखिए ये जो पूरा भारत का इतिहास है और राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री को बेसिकली यहाँ पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न करना होता है, थोड़ा सा बच्चे कन्फ्यूज़ करते हैं कि भाई कि सर हमें पढ़ना क्या है या मैडम हमें पढ़ना क्या है इसमें। तो देखिए ये जो भारत का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया को अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ स्टडी, अकॉर्डिंग टू स्टडी हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो अब जब ये हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत को हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं हिस्ट्री को। लेकिन हमें फोकस थोड़ा सा हिस्ट्री पे जब करना है तो ज़्यादा फोकस हमें करना होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर, यानी कि गांधी जी और गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन जो उनके भारत में रहे, यानी कि गांधीयन एरा एंड गांधीयन मूवमेंट इन इंडिया। अब उसमें दूसरी कंडीशन आती है कि केवल गांधी जी और गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन को ही हमें इसमें देखना है, बिल्कुल नहीं। केवल गांधी जी और गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन ही नहीं, हमें इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में किसी भी लीडर ने, किसी भी संगठन ने, किसी भी संस्था ने जो भी अपना योगदान किया है या जितना भी अपना रोल प्ले किया है, जितनी भी अपनी भूमिका निभाई है, उन सबको हमें वन बाय वन यहाँ पर फोकस करना होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम ज़्यादा फोकस करके चलते हैं बाकी सिलेबस की अपेक्षा। ऐसा नहीं है कि बाकी सिलेबस को फोकस नहीं करेंगे, लेकिन हिस्ट्री में हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ज़्यादा महत्वपूर्ण है दूसरे इतिहास के अपेक्षा। अगली बात आ जाती है हमारी किसकी, भारत के भूगोल की। तो देखिए भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हमें क्या देखना है, तो भैया ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हमें देखना होता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक। भारत के माउंटेन रेंज, भारत के पहाड़ पर्वत श्रृंखला कौन सी कहाँ पर है, रिवर सिस्टम की भारत की नदियाँ, रिवर्स कौन सी नदी कहाँ पर है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ देखनी है, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं कहाँ पर, भारत के भूगोल में। अब जब भारत के भूगोल में हमें ये सारी चीज़ें देखनी हैं तो अब कंडीशन उसमें ये है कि भाई अब हमें उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो भारत के भूगोल में हमने क्लाइमेट देख लिया, रिवर देख ली, माउंटेन रेंज हमने देख लिया। तो ये वन बाय वन एक एक चीज़ को हम लेकर चलेंगे। अगली बात आती है भारतीय राजनीति और शासन संविधान। तो देखिए भारतीय राजनीति और संविधान की अगर बात करें तो हमें इसमें बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ हमें इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं देखना कि हाँ जी कि भैया ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हमें बेसिकली क्या फोकस करना है, हमें इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर फोकस करना है, या कह दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर ज़्यादा फोकस करना है। आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो कि ये सर इतना बड़ा टॉपिक है, कैसे होगा, क्या होगा। वो बिल्कुल हमारा काम है, हम वन बाय वन इस चीज़ को लेकर चलेंगे। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल जो है निश्चिंत होकर चलें, कोई समस्या आपको हमारी तरफ से या इन चीज़ों को समझने में नहीं होगी। अब देखिए यहीं पर एक टॉपिक आ जाता है हमारा, दूसरा टॉपिक आ जाता है ये दूसरा हमारा टॉपिक आ जाता है राजनीति। दूसरा हमारा टॉपिक आ जाता है हमारा, अगला आ जाता है हमारा राजनीतिक व्यवस्था। तो देखिए राजनीतिक व्यवस्था की क्या कंडीशन है। राजनीतिक व्यवस्था में हमें ये बताना है, हमें ये समझना है कि भारत का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, कैसा है। तो देखिए हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्या है,
देर आर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। हमारे भारत में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था है। अब संसद कैसे काम करती है, कैसे संसद को करना है, कैसे चलना है, तो ये सारी बातें हमें उसमें संसद को लेकर करनी है। इसके बाद स्टेट का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राज्य व्यवस्था, भारत के राज्यों की कैसी व्यवस्था है। तो भारत में प्रत्येक राज्य की एक अपनी विधानसभा है, भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी एक अलग एक सेपरेट लेजिस्लेचर है। तो स्टेट लेजिस्लेचर के हमें बारे में बात करनी है। इसके बाद हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके विषय में हमें जानना है। अब लोक नीति, आधिकारिक, ये जो चीज़ें हैं, इनमें बहुत ज़्यादा हमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें लोक नीति में जाना है। ये लोक नीति मतलब पॉलिसीज़ की पॉलिसी मेकिंग। अब थोड़ा सा पॉलिसी की, भारत सरकार की पॉलिसी क्या है, लोक नीतियाँ क्या हैं, या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था या भारतीय संविधान किस सिद्धांतों पर चलता है, किन सिद्धांतों को फॉलो करता है, इन सब बातों पर हमें फोकस करना है उसमें। इसके बाद आ जाता है हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो सिलेबस आ जाता है आर्थिक और सामाजिक विकास, इस आर्थिक और सामाजिक विकास की कंडीशन ये आ जाती है कि यहाँ पर हमें थोड़ा देखना होता है आर्थिक और सामाजिक विकास और सतत विकास। तो आर्थिक सामाजिक विकास में हमें ये देखना होता है कि भारत का आर्थिक विकास और भारत की सोसाइटी का सोशल डेवलपमेंट किस किस तरह से है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, सतत विकास को हम यहाँ समझेंगे। और इस सतत विकास को हम अपने एक और टॉपिक में समझेंगे जो जुड़ा हुआ है एनवायरनमेंट स्टडीज से, सतत विकास। ठीक, तो सतत विकास, अब आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे है, तो इसके लिए हमें समझना होगा इंडियन इकोनॉमी के सिस्टम को, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकृति को, इंडियन इकोनॉमी के नेचर को हमें समझना होगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है, कैसी नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति अगर आप समझ गए कि इंडियन इकोनॉमी किस तरह से रन करती है और इंडियन इकोनॉमी का नेचर क्या है, ठीक, तो इंडियन इकोनॉमी हमारी किस तरह की है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। द इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी कैसी है, मिक्स इकोनॉमी है। और मिक्स इकोनॉमी किसको कहते हैं, तो मिक्स इकोनॉमी कहते हैं ऐसी व्यवस्था को, ऐसे अर्थव्यवस्था को, या ऐसे अर्थव्यवस्था के ऐसे प्रकार को जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स और पब्लिक सेक्टर्स यानी कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था कहलाती है क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत में देख लीजिए, भारत क्या है, इंडिया इज द लार्जेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स इकोनॉमी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा, भारत विश्व का सबसे बड़ा मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। क्यों है, क्योंकि देखिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि देखिए भाई, भारत में एक तरफ BSNL का भी मोबाइल चलता है, BSNL के भी लोग यूज़ करते हैं, दूसरी तरफ बाकी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, एयरटेल है, आइडिया है, जियो है, तो ये सब भी व्यापार कर रही हैं। भारत में एक तरफ भारत सरकार की अपनी एजेंसी है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी सड़कें बनाती है, रोड बनाती है, लेकिन इसके अलावा भारत सरकार या NHAI दूसरी कंपनियों को भी, प्राइवेट प्लेयर्स को भी रोड बनाने का टेंडर देती है। तो ये सब यानी कि प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट प्लेयर और पब्लिक सेक्टर दोनों जब साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो यही इकोनॉमी क्या कहलाती है, तो यही इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी कहलाती है। तो भारत क्या है, भारत की हमें इकोनॉमी को समझना पड़ेगा और इकोनॉमिक सिस्टम को समझने के लिए उसके नेचर को समझने के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी ने ग्रोथ कैसे की है, धीरे धीरे किस सिस्टम को आगे बढ़ाया है, इंडियन इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसे हुई है, उसके लिए भारत सरकार ने किस तरह की कौन कौन से कॉन्सेप्ट, किस प्रकार की स्कीम, किस प्रकार की योजनाएं लागू की, उन सब बातों को हमें यहां पर जानना होगा। और उन इकोनॉमिक व्यवस्था को समझते हुए हमें यह समझना होगा कि भारत का सामाजिक विकास किस प्रकार से हुआ है। तो आप इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप ये चीज़ें सब, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दें। देखिए इसके बाद हमारा अगली बात आती है किस पर, अगली बात आती है गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी। यानी कि हमारा जो भारत में जो गरीबी का दुष्चक्र है, गरीबी के प्रकार, कितने प्रकार की गरीबी है या बेरोजगारी है, और उसका यूज़ हम किस प्रकार से, जनसांख्यिकी है। यानी कि जनसांख्यिकी मतलब हमारे यहाँ की पॉपुलेशन, हमारे यहाँ की जो डेमोग्राफी है, जनसांख्यिकी बहुत ज़्यादा है, तो उसका हम यूज़, उसका हम जो है सकारात्मक उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, या किस तरीके से भारत की जनसांख्यिकी का या जनसंख्या का सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है, किस प्रकार की पॉलिसी, किस प्रकार की योजनाएं भारत के कल्याण के लिए या भारत के लोगों के विकास के लिए बनाई जा सकती हैं या चलाई जा सकती हैं, ये हमें यहाँ पर समझना है। ठीक, इसके बाद सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव। तो भैया सोशल इनिशिएटिव, सोशल एरिया के जो सोशल डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव हैं,
जिस भी प्रकार से सामाजिक विकास हुआ है, तो सामाजिक विकास को करने के लिए या सामाजिक विकास की ओर चलने के लिए किस किस प्रकार के इनिशिएटिव शुरुआत की गई हैं, किस किस प्रकार के स्टेप उठाए गए हैं, किस प्रकार की योजनाएं, किस प्रकार के प्लान चलाए गए जिससे कि भारत का सामाजिक विकास हो, वो सारी चीज़ें हमें इसमें जाननी होती हैं, समझनी होती हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है हमारा इसके बाद अगला आता है हमारा कौन सा? इसके बाद अगला आता है हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो भैया एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो भैया पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ये आज की तारीख में आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आज की तारीख में ना केवल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बल्कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। समझ रहे हैं? एनवायरमेंटल स्टडीज़ ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है जिसे हम जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जब चीज़ों को हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तब वन बाय वन हम इसको चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे। और इसके साथ साथ जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, तो यहाँ पर हमें देखना है बायोडाइवर्सिटी किस तरह की होती है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली यहाँ ये पूरा का पूरा हमारा टॉपिक एनवायरमेंटल स्टडीज़ से संबंधित है कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड, इकोलॉजी को किस प्रकार से समझा जाएगा, इकोलॉजी पारिस्थितिकी क्या होती है, पर्यावरण संरक्षण के लिए, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह की स्कीम चला रही है, किस किस प्रकार की योजनाएं चला रही है, किस प्रकार से एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण किया जा रहा है, पर्यावरण संरक्षण एनवायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड लॉज कौन कौन से हैं, कौन कौन से कानून हैं, और ना केवल एनवायरमेंट बल्कि वाइल्ड और वाइल्ड लाइफ, जीव, वन और वन्य जीव से के संरक्षण से संबंधित, उनके बचाव से संबंधित भी कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सब हम वन बाय वन इसमें देखेंगे। एक एक चीज़ को हम, यानी कि आप ये मान के चलिए कि एक एक सिलेबस का जो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी बातें हैं उनका वन बाय वन एक एक चीज़ का हम पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप लोग बिल्कुल मस्ती के साथ करिए चीज़ों को, हम वन बाय वन चीज़ों को लेकर साथ चलेंगे। चलिए अब अगली बात आती है ठीक, अब अगली कंडीशन क्या आती है हमारी? अगली कंडीशन आती है हमारी सामान्य ज्ञान। तो देखिए सामान्य ज्ञान में बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपको जानने की या याद रखने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप जितना आपका सिलेबस है, अगर आपने इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को किया तो सामान्य ज्ञान इसी सिलेबस में सब हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसको अलग से कोई करने की ज़रूरत नहीं है। अगली बात देखिए, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों से एक मेरी ये सलाह है, आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग जो भी सिलेबस आप लोगों का है उसके साथ साथ आप लोग प्रीवियस ईयर्स पेपर ज़रूर देखें। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर साथ साथ देखते चलेंगे तो मेरा मानना है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये समझना थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा आसान होगा कि एग्ज़ाम का ट्रेंड और एग्ज़ाम की नेचर किस प्रकार से प्रतिवर्ष चेंज हो रही है, प्रतिवर्ष बदल रही है, या किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। क्लियर? तो मस्ती के साथ करते चलें। अब देखिए ये तो बात थी हमारी जूनियर टीचर्स के लिए। अब जो हमारी बात आती है, अब जो हमारा जो सिलेबस, हम सिलेबस पर बात करेंगे किसकी, जो LT ग्रेड टीचर सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है। तो देखिए LT ग्रेड सामान्य अध्ययन के सिलेबस को लेकर जो बात है वो ये है कि पहली बात तो ये कि आपके सामने LT ग्रेड टीचर सामान्य अध्ययन का सिलेबस है, यानी कि इसमें भी हम GS के सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो देखिए बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आपको कॉमन दिखाई देंगी, और उन बहुत सी कॉमन चीज़ों में पहली बात हमारी क्या है, तो उन बहुत सी कॉमन चीज़ों के लिए हमारी पहली बात ये है कि भाई हम जो है पहली बात करेंगे किसकी, पहली बात करेंगे भारत के इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। तो आप देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात हमने अभी जूनियर एडिड वाले सिलेबस में भी की है, और भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी का महत्व होगा। तो भैया यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस को ब्रॉड कर दिया गया है, सिलेबस को थोड़ा सा फैला दिया गया है, बड़ा कर दिया गया है, यानी कि जो चीज़ें हमें जूनियर एडिड में देखनी हैं उनसे थोड़ा सा आगे जाके, उनसे थोड़ा डीप में जाके हमें यहाँ पर चीज़ों को जानना है। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं जी हमें ये आता है या ये नहीं आता। तो हम इन चीज़ों को, चाहे वो हिस्ट्री हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, हम इनको यहाँ पर थोड़ा सा डीप में बताएंगे, डीप में कराएंगे। ठीक, इसके अलावा देखिए सामान्य जानकारी, राजनीतिक, यानी कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक
आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की। तो 3 बातें यहाँ पर भारतीय इतिहास में कही गई, यानी कि भारतीय इतिहास की इंडियन हिस्ट्री में जो सोसाइटी, जो सोशल चेंजेस थी वो क्या थे, वो इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी और पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी ड्यूरिंग द इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के समय। भारतीय इतिहास के समय का मतलब ये है कि चाहे एंशिएंट हिस्ट्री रही हो, चाहे मिडवल हिस्ट्री रही हो, चाहे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रही हो, उस दौरान इंडिया का जो सोशल कंडीशन है वो क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी और पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, इन सब बातों पर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ आपको बता रहे हैं 1 बाय 1। क्लियर? आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर चलिए। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरक जानकारी अपेक्षित है। तो भैया देखिए, जो बात हम पिछले 2, 4, 5 मिनट से कर रहे हैं उस बात को यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि आधुनिक भारत पर, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट या इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन या राष्ट्रीयता, मतलब नेशनलिज्म के ओरिजिन ऑफ नेशनलिज्म इन इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के दौरान उससे संबंधित कि स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रीयता का उद्भव, राष्ट्रीयता का विकास किस प्रकार से हुआ है, इस बात की जानकारी क्या है, छात्रों से अपेक्षित है कि भैया आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। एग्जामिनर बच्चों से ये अपेक्षा रख रहा है, स्टूडेंट से अपेक्षा रख रहा है, कैंडिडेट से, कि भाई आपको ये जानकारी हो कि इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में या राष्ट्रीय आंदोलन में नेशनलिज्म का डेवलपमेंट, नेशनलिज्म का ओरिजिन कैसे कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, वो सारी बातें। चलिए, इसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल। देखिए वहाँ जूनियर एडेड वाले में हमने बात की थी भारत के भूगोल के बारे में, और यहाँ पर भारत एवं विश्व का भूगोल। तो देखिए आप यहाँ पर समझिए कि सिलेबस यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, ब्रॉड कर दिया गया है। यहाँ पर भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पर भी फोकस करना है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी पर फोकस करने के लिए हमें किसके बारे में जानना होगा, हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में जानकारी होनी चाहिए तो इसके लिए हमें सबसे बिल्कुल बेसिक बात जो जाननी चाहिए वो क्या है, वो ये है कि भाई हमें कम से कम ये तो जानकारी हो कि अर्थ को कितने कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया गया है, तब हम उसको 1 बाय 1 कॉन्टिनेंट वाइज उसको स्टडी करेंगे। यानी कि पृथ्वी को कितने महाद्वीपों में बांटा गया है और महाद्वीप, किस महाद्वीप की क्या विशेषता है, कैसी जलवायु है, किस महाद्वीप में कौन सा देश है, नदी किस महाद्वीप की कौन सी है, कौन सी प्रमुख नदी है, कौन सा प्रमुख पहाड़ है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये सारी 1 बाय 1 चीज़ें हम इसमें विश्व भूगोल में देखेंगे। इसके साथ साथ भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। तो भैया कहा गया है भारत और विश्व का, यानी कि वर्ल्ड और इंडियन एंड वर्ल्ड फिजिकल एंड सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, यानी कि भारत के साथ साथ विश्व का भी हम फिजिकल स्ट्रक्चर, भौतिक जो रूपरेखा है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, कि भैया सामाजिक और आर्थिक भूगोल मतलब ये है किस प्रकार से किस देश की या विश्व के किसी पर्टिकुलर स्थान की जो ज्योग्राफी है, जो मौसम है, जो क्लाइमेट है, जो अर्थव्यवस्था है, वो किस प्रकार से भूगोल से संबंधित है या भूगोल पर आधारित है या मौसम पर आधारित है, हम इन सब बातों को इसमें जानेंगे। अगली बात सुनिए, भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक, भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौगोलिक, सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। तो भैया यहाँ पर देश के भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर प्रश्न होंगे, एक सेकेंड, तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई प्रश्न होंगे, चलिए अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये है कि भाई एक सेकेंड आप लोग थोड़ा सा, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, प्रश्न होंगे विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी। तो देखिए यहाँ पर एक बात यहाँ क्लियर कर दी गई है, अब वो क्या क्लियर कर दी गई है, सिलेबस में हमें स्पष्ट कर दिया गया है कि भैया कि विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी। यानी कि विश्व भूगोल में हमें बहुत ज़्यादा नहीं डीप में जाना है, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। तो आप लोगों के लिए एक टेंशन का काम यहाँ खत्म हो गया, आप लोगों की एक बड़ी समस्या का समाधान यहाँ पर हो रहा है कि ज्योग्राफी में हमें विश्व भूगोल की जो सामान्य जानकारी है वो हमें रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गहराई में, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम लोगों की कोशिश होगी आपको बहुत तरीके से, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों के साथ हम लोग जुड़ें, बहुत
अच्छी शुरुआत आप लोगों के साथ हम लोगों के करने की कोशिश है। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल नेगलेक्ट ना करें, चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए इसके बाद अगली बात आती है हमारी कि भैया पॉलिटिकल साइंस को लेकर या कह दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर क्या सिलेबस आया है सामने। तो देखिए पॉलिटिकल साइंस कह दीजिए या जो है हमारा ये जो सिलेबस है इसको लेकर क्या कंडीशन है। तो हमारा जो सिलेबस है भारतीय राजनीति एवं शासन एवं संविधान, तो भारत की राजनीति और शासन यानी कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस, भारत की राजनीति और गवर्नेंस यानी कि भारत की राजनीति, पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस कैसे चलता है। तो देखिए अभी हमने बात की थी कि टोटल पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा, और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत का जो संसदीय व्यवस्था है, क्योंकि भारत क्या है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे यहाँ। अब जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो हमें थोड़ा सा ये जानना होगा कि भी हमारा जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है या जो संसदीय व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है या किस देश से प्रेरित है या किस देश के संविधान पर या किस देश से आधारित है। तो सारी चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली है। मोस्ट ऑफ जो हमारा स्ट्रक्चर है, मोस्ट ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफरेंट जो है नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग देशों से भी हमने कुछ लिया है। और लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें हमने ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से इंस्पायर्ड होकर ली हैं। तो अब इसके साथ साथ शासन व्यवस्था कैसी है भारत में, और देखिए वही बात आ गई है कि संविधान। तो बात आप बार बार इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि संविधान पर हमें, कॉन्स्टिट्यूशन पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर हमें बहुत अच्छी तरह से फोकस करना है, बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को समझना है। लेकिन वहाँ पर आप इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाइए, बिल्कुल निश्चिंत होकर मानिए कि संविधान में आपको हमारी तरफ से ये कोशिश होगी कि आपको किसी भी तरह से कोई भी चीज़ ऐसी ना लगे या ऐसा ना लगे कि ये चीज़ हमारी समझ से बाहर है या समझ में नहीं आ रही है। हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपको प्रॉपर चीज़ें समझने में कोई समस्या ना हो। तो बिल्कुल आप निश्चित रहें। तो देखिए इसके बाद संविधान, राजनीतिक व्यवस्था। अब देखिए पंचायती राज। देखो भैया आज की तारीख में एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज आज के तारीख में, प्रेजेंट सिनेरियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पंचायती राज को आप बहुत अच्छी तरह से थोड़ा सा सीरियसली लें, गंभीरता के साथ पढ़ें, क्योंकि पंचायत एक रूट लेवल का डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। एक मतलब मूल रूप से बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुआ सिस्टम होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो ज़मीन से जुड़ी हुई या स्थानीय स्वशासन से जुड़ी हुई जो ये व्यवस्था है, इसको आजकल या पिछले कुछ समय से भारत सरकार बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। क्योंकि भारत सरकार का मानना है, क्योंकि गांधी जी का भी विचारधारा थी, गांधी जी का भी मानना था, गांधी जी की भी आइडियोलॉजी थी कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। तो इसी विचारधारा को सरकारें अपनी पॉलिसी मेकिंग में, अपने नीति निर्माण में ध्यान में रखते हुए पंचायतों पर लगातार फोकस कर रही हैं, पंचायती व्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही हैं, पंचायती व्यवस्था को लगातार दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे कि पंचायत व्यवस्था जितनी दुरुस्त होगी, जितनी अच्छी होगी, उतना ही गांवों का समग्र विकास होगा। और जितना गांवों का समग्र विकास होगा, जितना गांव अच्छे तरह से विकसित होंगे, उतना ही फिर शहर भी विकसित होंगे। तो इसलिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी योजना, किसी भी तरह की कोई स्कीम, किसी तरह का कोई प्लान भारत सरकार ने शुरू किया हो या पंचायती राज से संबंधित कोई भी घटना हुई हो, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़ें। अगली बात सुनिए। देखिए वही आ गई लोक नीति, पॉलिसी मेकिंग, ठीक, मुद्दे, आधिकारिक मुद्दे। तो इन सब बातों पर यही चीज़ें हैं कि करंट इश्यूज़ क्या हैं, पॉलिसी मेकिंग में किस किस तरह से पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण को किस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है, पॉलिसी किस तरह से बनाई जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है हमें इस सिलेबस के। और देखिए भारतीय राजनीति अनुशासन के अंतर्गत देश के संविधान, पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। यानी कि हमें इसमें देखिए बार बार एक लाइन आई है, पंचायती राज से संबंधित, लोक नीति से संबंधित, शासन व्यवस्था से संबंधित। तो यानी कि हमें तीन चीज़ों पर संविधान में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। किसमें? आपके इस सिलेबस में कि एक तो शासन प्रणाली, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, दूसरी बात है कि पंचायत सिस्टम कैसा है, और तीसरी बात है जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है वो कैसे है। ठीक, तो इन सब चीज़ों को समझते हुए हम इस सिलेबस को धीरे धीरे कवर करेंगे, वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे। और
आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, आप लोगों के लिए मतलब बहुत अच्छी बात है कि मैडम ने एक आप लोगों के लिए एक जीएस की इस क्लास का अरेंजमेंट किया है, जीएस की इस सामान्य अध्ययन की इस क्लास को शुरू किया है। तो आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि मैडम के इस इनिशिएटिव को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ठीक। तो लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखें, समझ रहे हैं। देखिए अब बात आती है, अगली बात आती है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक विकास। तो भैया भारतीय अर्थव्यवस्था राजनीतिक विकास, इसकी बात को समझिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक विकास की क्या कंडीशन है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक विकास कैसे होगा। तो भैया भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक विकास से संबंधित सामाजिक विकास, अभ्यर्थियों की जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण से संबंधित समस्याओं में पारस्परिक संबंध, भारतीय आर्थिक नीति एवं भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरूप के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें फिर वही बात आ रही है कि इकोनॉमी, और जिस बात को हम अभी 5 मिनट पहले कह रहे थे कि इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को आपको समझना है, ठीक। अभ्यर्थियों के जनसंख्या यानी कि हमारे जनसंख्या से संबंधित जो डेटा हैं उनको हमें जानना होगा, और जनसंख्या से संबंधित डेटा जो है वो हमारे भारत की जनसंख्या और प्लस हमें इसमें साथ साथ फोकस करना है यूपी की जनसंख्या, यूपी का नगरीकरण, ठीक, जेंडर रेशो यूपी का, यूपी में लिटरेसी रेशो क्या है, तो इसको भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी समझना होगा। यानी कि भारत का लिटरेसी रेशो और यूपी का लिटरेसी रेशो, इस तरह से हमें इन चीज़ों को समझना है, जानना है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से इसके साथ साथ देखिए पर्यावरण, फिर वही बात आती है पर्यावरण, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई भी न्यूज़ करंट्स में मिलती है, किसी भी तरह की कोई खबर, कोई जानकारी आपको न्यूज़पेपर से मिलती है, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। क्योंकि ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि पर्यावरण से रिलेटेड, एनवायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड गवर्नमेंट के जितने भी एफर्ट हैं, जितनी भी स्कीम हैं, जितने भी प्लान्स हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उन सबको थोड़ा ध्यान से फोकस किया कीजिए। क्योंकि एनवायरमेंटल स्टडीज़ अपने आप में एक हॉट टॉपिक है। सरकारों द्वारा एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लगातार एफ़र्ट किए जा रहे हैं और उन एफ़र्ट को लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक। अगली बात आती है, तो देखिए बाकी सारा सिलेबस वही है। अगली बात जो हमारी सिलेबस को लेकर होती है वो ये कि भैया भारतीय कृषि, भारत में कृषि की कंडीशन क्या है। तो देखिए भारत में कृषि की कंडीशन ये है। एग्रीकल्चरल की कंडीशन क्या है, तो देखिए एग्रीकल्चर की कंडीशन हमारे यहाँ ये है भैया कि एग्रीकल्चर किस तरह की है, भारत में कृषि किस तरह की है, कृषि उत्पाद, तो यानी कि भारत की कृषि की व्यवस्था क्या है। तो देखिए भारत की कृषि किस तरह से है, एग्रीकल्चरल सिस्टम क्या है भारत में। तो हमें फसलों के उत्पादन के बारे में जानना होगा, कौन सी फसल किस मौसम की है इसके बारे में जानना होगा, रबी की, खरीफ की, जायद की फसल क्या है इनके बारे में जानना होगा। तो 1 बाय 1 एक एक चीज़ों को हम यहाँ समझते चलेंगे, ठीक। देखिए उसके कृषि उत्पाद एवं उनके विवरण के लिए, इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्टेट गवर्नमेंट ने, मान लीजिए यूपी के सिलेबस की हम बात करेंगे, तो यूपी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने, यूपी सरकार ने अगर किसी भी तरह की एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई स्कीम, कोई प्लान, कोई योजना शुरू की है तो हमें थोड़ा उसको देखना होगा, उसको फोकस करना होगा। और हाल फिलहाल में किसानों से संबंधित या खेती से संबंधित या कृषि से संबंधित भारत सरकार ने कोई स्कीम, कोई प्लान, कोई योजना स्टार्ट की है तो उसको यहाँ पर हमें देखना होगा। चलिए अगली बात करते हैं। अब इसके बाद आती है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के दैनिक प्रश्न। तो देखिए सामान्य विज्ञान के दैनिक प्रश्नों के लिए हमें क्या समझना होगा, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन होता है कि जनरल साइंस में क्या, तो जनरल साइंस के जो बेसिक क्वेश्चन हैं, दैनिक अनुभव तथा परीक्षण से संबंधित, तो हमें इसमें बेसिकली देखिए सामान्य अध्ययन में, सामान्य विज्ञान में, जनरल साइंस में हमें इस पर किस चीज़ पर फोकस ज़्यादा करना है। अगर यदि हम जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, समझ रहे हैं। तो देखिए बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक आप लोगों का भी थोड़ा बहुत तो अनुभव होगा ही परीक्षाएं देने का, तो आप लोगों के लिए मेरा मानना ये है कि आप लोगों को इन तीनों सब्जेक्ट पर, साइंस के इन तीनों विषयों पर एक्सपर्टीज़ नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा आपको इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डूबने की, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें केमिस्ट्री को नेगलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए कोई समस्या नहीं है। आप इसमें थोड़ा बहुत फिजिक्स को भी नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक फिजिक्स के आपको फोकस करने होते हैं। लेकिन
मान लीजिए 100% है कोई टॉपिक, तो 100% में साइंस मान लीजिए 100% है, तो उस 100% में से हमें बायो पर फोकस करना है 60 to 70%। यदि हम 60 to 70% फोकस कर जाते हैं बायो पर, तो हमारा जनरल साइंस के जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए कि भाई ये बहुत बड़ा सिलेबस है, सर कैसे होगा, मैडम कैसे होगा, ये इसको कैसे कवर करेंगे। तो इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा किसी भी तरह के परेशानी में, किसी तरह की टेंशन ना लें, किसी तरह का मन में कोई क्वेरी ना रखें कि साइंस इतनी बड़ी है या बायो फिजिक्स केमिस्ट्री हमें सबको देखना पड़ेगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होता है बायो पर, क्योंकि जो हमारे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो ट्रेंड है हमारे किसी भी एग्ज़ाम में, मैं केवल यहाँ पर टीचिंग के एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ कि हमें यहाँ पर अगर फोकस करना है तो बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि आप ट्रेंड को समझिए, आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होने की कंडीशन कहाँ से बन रही है ज़्यादा से ज़्यादा, या कहाँ से पुटअप किए जा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड फ्रॉम बायो, तो ज़्यादा का क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन बायो से रिलेटेड हैं साइंस में। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें बायो को, और उसके बाद कुछ टॉपिक आप फिजिक्स पर फोकस करें। वो सब हमारा काम है, वो सब हम लोग आपको बताएंगे, 1 by 1 एक एक चीज़ आपको बताएंगे। इसमें भारत, देखिए इसमें लिखा है कि विशेष अध्ययन, देखिए यहाँ पर एग्जाम के सिलेबस को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए कि जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है, यानी कि ऐसी जानकारी पर आधारित जनरल साइंस के प्रश्न होंगे जिनमें कोई विशेष एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। दूसरी कंडीशन है इसमें भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबंधित। तो देखिए साइंस में हमें कोई बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बायो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस करना है। प्लस एट प्रेजेंट करंट में किसी भी तरह का कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ हो, भारत सरकार ने या भारत सरकार की किसी एजेंसी ने, किसी बॉडी ने कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट किया हो, किसी प्रकार का कोई विकास किया हो, या किसी प्रकार से जैसे आजकल कोविड को लेकर बहुत ज़्यादा जो वैक्सीन्स वगैरह हैं बहुत डेवलप की गई हैं, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है इन फ्यूचर कि किस प्रकार की कौन सी दवाई किसने बनाई है, कौन सी वैक्सीन किसने बनाई है। तो इन चीज़ों को, या किसी प्रकार की कोई मान लीजिए साइंटिफिक अदर कोई चीज़ डेवलप हुई हो, मान लीजिए कोई जैसे किसी तरह के इसरो ने कोई रॉकेट बनाया हो, या इसरो ने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया हो, या भारत सरकार की जो DRDO है, DRDO ने किसी तरह की कोई मिसाइल बनाई हो, ठीक, कोई नया इन्वेंशन किया हो, साइंटिफिक रिसर्च हुई हो कोई, तो इनसे रिलेटेड साइंस में, यानी कि प्रेजेंट में करंट से भी रिलेटेड करके हम साइंस को देखकर जानेंगे, पढ़ेंगे। तो इसलिए अब मेरा मानना है कि यहाँ ये जो आपका सिलेबस है ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत दूर दूर तक नहीं है। अब रही आपकी बात सिलेबस की, तो देखिए अभी आपने देखा कि आपके सिलेबस में आपका जूनियर शिक्षक का हो, LT का हो, आपका दोनों के लिए जो सिलेबस है बस थोड़ा सा ये कहीं पर थोड़ा सिलेबस ब्रॉड कर दिया गया है, कहीं पर सिलेबस को थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है। तो सिलेबस के लिए मेरा मानना ये है कि हम कल से आप लोगों के स्टार्ट क्लास जो है वो शुरू करेंगे। कल से आपकी क्लास प्रारंभ हो रही है। कल से आपको डेली आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश सूत्रा पर लगातार आपको क्लास मिलेंगी। आपको कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहना है, कंटिन्यू आपको आपका सिलेबस लगातार मिलेगा। GS की सारी टेंशन हम पर छोड़ देनी है, बिल्कुल आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है। कल से आपकी क्लास इंग्लिश सूत्रा बाय डॉक्टर स्वाति शर्मा पर स्टार्ट हो रही हैं। डेली आपको क्लास मिलेंगी, बशर्ते कि आप उसको कंटिन्यू क्लास कीजिएगा, आप अपने नोट्स मेंटेन कीजिएगा। आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी GS से रिलेटेड हो, आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिएगा, आपको एक एक कमेंट का, एक एक क्वेरी का आपको आंसर मिलेगा। और मैडम डॉक्टर स्वाति शर्मा के इस इनिशिएटिव का आप लोग तहे दिल से शुक्रिया कीजिएगा। तो और इसी के साथ अब मैं विपिन पालीवाल आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं कल। थैंक यू।